नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन ये बाधाएं, ये मुश्किल जब पहाड़ बनकर आती तो बड़े से बड़ा आदमी भी घबरा जाता है। और ऐसी ही कुछ स्थिति मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की है आजकल। चेहरे पर तो दिखता नहीं, लेकिन भीतर से घबराहट है और इसकी वजह है, और यही वजह आज मैं बताने जा रहा हूं। आने वाले 9 और 10 सितंबर को जब G20 की बैठक खत्म हो जाएगी, सारे बड़े मेहमान, वीवीआईपी मेहमान अपने देश लौट जाएंगे। उसके बाद मोदी जी को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और राजनीति के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं देश में कि ये जो चुनौती है, ये पहाड़ बनकर मोदी जी के सामने खड़ी हो रही है। और ये चुनौती है 5 राज्यों के चुनाव। आने वाले दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव, और ये राज्य हैं मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और वक्त का तकाजा देखिए कि इसमें से जो 3 राज्य हैं, ये मोदी जी हार रहे हैं, ऐसा सारे सर्वे बताते हैं। और जो 2 बड़े राज्य हैं, ये मोदी जी हार भी सकते हैं। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो टीम मोदी है, मोदी जी का जो थिंक टैंक है, उसको लगता है कि अगर ये 5 राज्य हार गए, या 5 में से 4 हार गए, या 3 हार गए, तो फिर किस मुंह से मोदी जी 2024 का फाइनल लड़ेंगे? अगर सेमीफाइनल में ही सुपड़ा साफ हो गया, अगर सेमीफाइनल में ही झटका खा गए मोदी, तो फाइनल किस मुंह से लड़ेंगे? और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मोदी जी का खेल फिर दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा? मोदी को यह भी डर है कि कहीं राज्यों में हमारी हार हुई तो फिर बीजेपी में भी एक हार का सामना करना पड़ेगा। बगावत का धुआं है जो आग में बदल सकता है। क्या आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल सकती? मोदी तो एक घोड़ा है उनके लिए रथ पे। घोड़ा थक गया तो घोड़ा बदल देंगे, और घोड़े की थकावट चुनाव के नतीजे बताती है, उसका बैरोमीटर चुनाव के नतीजे। क्या आरएसएस इतनी बेरुखी रखेगी मोदी जी से, इतनी बेरहम हो जाएगी? आरएसएस को किसी से लेना देना नहीं दीपक भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी का सगा नहीं है, वो एक गोल लेके चल रहे हैं। अब जानकारों का कहना है कि मोदी जी के दफ्तर में एक सोच ये है, या एक आइडिया ये जनरेट कर रहा है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर में होने हैं, अगर इसी के साथ मई 2024 यानी लोकसभा का फाइनल, ये जो फाइनल इलेक्शन है 2024 का, अगर ये भी एक साथ कराते हैं, मई 2024 से इनको शिफ्ट करके दिसंबर में ही करा दिया जाए, सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए, तो मोदी जी के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। यानी इलेक्शन को पहले कराने की प्लानिंग चल रही। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक सभा में कहा कि बीजेपी, मोदी दिसंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 में जितने भी चॉपर हैं, जितने भी देश में हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, सबकी बुकिंग बीजेपी ने करा दी। ये ममता बनर्जी का कहना है। इससे पहले शरद पवार, जो सीनियर लीडर हैं इंडिया अलायंस के, उनका भी ये कहना है कि चुनाव पहले मोदी करा सकते हैं। मोदी नहीं चाहते कि इंडिया को ज़्यादा समय दिया जाए, इंडिया को कम से कम समय दिया जाए और चुनाव एक साथ करा लें, दिसंबर में करा लें। शरद पवार से पहले यही बात नीतीश कुमार ने कही कि चुनाव पहले हो सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी के फोरम पे कहा कि आप तैयारी करिए, मोदी जी किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार से पहले यही बात एमके स्टैलिन ने कही, और भी कई नेताओं ने कहा कि मोदी जी दांव खेल सकते हैं जल्दी चुनाव कराने का। अब दोस्तों, जानकारों का ऐसा कहना है कि ये जो G20 समिट है, इसके खत्म होने के बाद 10 सितंबर के बाद मोदी जी इस पर चिंतन मनन करने जा रहे हैं, गहरा चिंतन करने जा रहे हैं चुनाव प्रीपोन कराने का, लोकसभा के। अब यूँ तो मोदी जी इस तरह के आइडियाज़ वो नड्डा साहब के साथ, पार्टी के साथ, संगठन के साथ
पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ तो डिस्कस करते रही, लेकिन हाँ एक शख्स हैं जो अक्सर उनके आइडिया में शामिल होते हैं लेटर स्टेज पे, और वो ये साहब है मोदी जी के चाणक्य। और लोग कह रहे हैं कि साहब चाणक्य और मोदी में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद इस बात का है कि अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। अमित शाह के अपने तर्क हैं जो मैं बताऊंगा। मोदी जी का तर्क ये है कि अगर ये चुनाव पहले करा लिया जाए, 5 राज्यों के साथ करा लिया जाए, तो जो 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किरकिरी हो सकती है, जिससे पार्टी में बगावत हो सकती है, ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव होना है, जिसमें लोकल मुद्दे हावी हो रहे हैं भाजपा पे, एंटी इनकम्बेंसी भी है मोदी सरकार की, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, यानी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लोकसभा जब और विधानसभा एक साथ होगा, तो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को, खासकर मध्य प्रदेश में, खत्म कर देगी। ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि अगर CBI, ED और इनकम टैक्स को कुछ महीनों की मोहलत और दी जाए, तो ये इंडिया ही टूट सकती है, ये विपक्ष ही टूट सकता है। न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, ये अमित शाह का कहना है। बहरहाल इस पर मंथन हो रहा है और अंतिम फैसला, द फाइनल कॉल जिसे कहते हैं, वो तो मोदी जी को ही तय करनी है। और मोदी जी को इसलिए तय करनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन आड़े तो आता नहीं है इस तरह के फैसलों में। तो मोदी जी को डिसाइड करना है, 10 सितंबर के बाद डिसाइड करना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर मोदी जी इस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं कि चुनाव ही पहले करा दिया जाए, चुनाव को डिले ना किया जाए, पहले करा लें, 5 राज्यों के साथ करा लें, और इस राज्य में ऐसी भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी करा लिया जाए, हरियाणा का चुनाव भी करा लिया जाए, उड़ीसा भी साथ में हो सकता है। कई ऐसी असेंबलीज़ हैं जहां पर चुनाव पहले हो सकता है, और ख़ासकर वो असेंबलीज़ जो बीजेपी के हाथ में, जैसे हरियाणा जहां दाल पतली है भाजपा की, जैसे महाराष्ट्र, ये साथ में हो सकता है। ये प्लानिंग है, और मैंने पहले भी कहा कि फैसला मोदी जी को ही लेना है, उन्हीं को तय करना है, पहले या बाद में। लेकिन जो सवाल बड़ा है, जो यहाँ से सवाल खड़ा होता है उनके इस फैसले से, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्या मोदी जी को अपने सामने हार दिख रही है? और क्या मोदी जी, जिनको अपनी विश्वास पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, जिस पर गर्व होता था, या जिस मोदी जी के कॉन्फिडेंस को, उनके विश्वास को पार्टी प्रोजेक्ट करती थी, क्या वही कॉन्फिडेंस अब मोदी जी को खुद पर नहीं रहा? मोदी जी को अपने पर विश्वास नहीं रहा जो 2014 में था, 19 में था? पहला क्वेश्चन। और सवाल नंबर 2, क्या मोदी जी को लगता है, इस तरह की आशंका है जैसा कि लोग कहते हैं, कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव हार गए या इसमें से 4 हार गए, तो पार्टी में जो बगावत के सुर हैं वो और प्रबल हो जाएंगे और मुखर हो जाएंगे। जो धुआं दिख रहा है बगावत का, उसमें चाहे वरुण गांधी हो, उसमें चाहे मेनका गांधी हो, उसमें चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, उसमें चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर सीनियर्स हो, मुरली मनोहर जैसे, या फिर अडवाणी जी का कैंप जो कहीं ना कहीं आज भी सक्रिय है, या फिर RSS के कुछ नेता जो मोदी जी से खुश नहीं, ये सारे लोग जिनकी बगावत का धुआं भी दिख रहा है, क्या ये धुआं फिर आग में बदल सकता है? क्या ये डर सता रहा है मोदी जी को? इनफाइटिंग, बगावत, भीतरघात। और फाइनल क्वेश्चन, कि अगर ऐसा मोदी जी सोच रहे हैं तो क्या इसका हम ये निष्कर्ष निकालें कि मोदी जी के हाथ से बाजी निकल रही है 24 की, मोदी जी के हाथ से, और ऐसा वो खुद मान रहे हैं, और इसीलिए वो चुनाव प्रीपोन कराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है, और ममता बनर्जी ने आज जिस तरह का खुलासा किया है, उससे पहले जो इंडिकेशन शरद पवार दे रहे थे, इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है, और इसीलिए ED और इनकम टैक्स को एक्टिवेट किया गया है छत्तीसगढ़ में, कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं दिल्ली में। क्या वाकई मोदी जी और अमित शाह एक कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं? मुझे लगता है कि टाइगर जो इन 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
और इवन तेलंगाना, इन 4 राज्यों का जो दौरा करके लौटे हैं, ये बीच में भी मध्य प्रदेश में थे, फिर राजस्थान में थे, उनके साथ मिलकर मैं इस पूरे सवाल को डिकोड करना चाहता हूँ, उसकी तह में जाना चाहता हूँ, और बहुत आसानी के साथ हम दोनों की कोशिश होगी कि आपके सामने जवाब रखें। आखिर तक देखिए। टाइगर, पहला सवाल, असमंजस की स्थिति में मोदी पहली बार दिख रहे हैं। लोग कहते हैं बड़ी क्लैरिटी है, जब वो राजनीतिक बिसात बिछाकर जब मोहरे चलते हैं तो बड़ी क्लैरिटी रहती, लेकिन मोहरा उठाते हैं, रख देते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 5 राज्य में चुनाव है उसी के साथ लोकसभा दिसंबर में करा लें, या लोकसभा को थोड़ा और डिले करें, जिस निश्चित समय पे लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में तब हो। ये जो असमंजस की स्थिति है कि ना चाणक्य कुछ सोच पा रहे हैं, ना मोदी सोच पा रहे हैं, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सितंबर 10 के बाद जब ये G20 समिट खत्म होगा तब मोदी फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे। असमंजस की स्थिति क्यों, ऊहापोह में क्यों है मोदी, कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं पहली बार? दीपक भाई, चुनाव परसेप्शन से लड़ाए जाते हैं और बीजेपी अभी तक परसेप्शन की लड़ाई लड़ती है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, लगातार जहां जहां चुनाव जीती ही बीजेपी, वो परसेप्शन का खेल था। यदि मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं आपको कि शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक की बुरी हार के बाद आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ये लिखता है कि अब मोदी ब्रांड और हिंदुत्व, ये दोनों कार्ड चल नहीं रहे हैं। ये 3 डिफीट, जिसमें 2 राज्य और एक बड़ा नगर निगम है। ये इमेजिन करिए, वो 3 के साथ ये 5 जुड़ जाते हैं, लगातार 8 डिफीट, तो फिर ये ब्रांड ही नहीं रहा। तो फिर आप किसके भरोसे चुनाव जाओगे? 2024 में चुनाव में कौन किसको लेके जाओगे? अभी तो आपने ये अनाउंस कर दिया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कि चेहरा तो मोदी होगा, मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगेंगे, ये बोला है आपने जी। कर्नाटक में आपने मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे, आपने हिमाचल में मोदी जी के वोट मांगे, चेहरा नहीं चला मोदी जी का। तो डर ये है कि यदि इन 5 राज्यों में सपोज डिफीट होती है, हाइपोथेटिकल बात, तो फिर ये चेहरा ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर 2024 में हम क्या लेके जाएंगे? ये 2019 वाली बात नहीं है कि 5 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्लीन, लेकिन कोई मतलब सरकारें आने के बाद आपने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी का इनसाइडर से मेरी बात हो रही थी, आज सुबह ही बात हो रही थी, और उसके बाद जब ममता बनर्जी का आज बयान आया कि मोदी जो हैं वो दिसंबर में चुनाव करा सकते हैं लोकसभा के, उसके बाद मैंने दोबारा उनसे बात की। मैंने कहा ये बताइए कि अमित शाह का रुख क्या है? चलिए मोदी, मैं मान लेता हूं कि मोदी आशंकित हैं, मोदी भयभीत हैं, मोदी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन भाई अमित शाह, चाणक्य क्या बोल रहा है? तो उनका ये कहना था कि अमित शाह चाहते हैं कि जिस समय लोकसभा के चुनाव होने हैं मई में, अप्रैल में, उसी वक्त हो। अमित शाह का ये तर्क है, उनकी ये दलील है कि अभी हमें कुछ और समय मिल जाए तो हम ईडी और सीबीआई के जरिए इस इंडिया को ही फिट कर देंगे। तो अमित शाह समय मांग रहे हैं और मोदी सोच रहे हैं कि जितना समय हम देते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, कैलेंडर बदल रहा है, तारीख बदल रही है, मोदी जी की धकधकी बढ़ रही है। ये क्या स्थिति है? देखिए, मोदी जी सही सोच रहे हैं, अमित शाह जी सोच रहे होंगे, यदि जो आपका जो सोर्स बता रहा है कि भाई वो सोच रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स से टाइम मिलेगा। लेकिन डर कौन रहा है अभी ईडी इनकम टैक्स से? क्या शरद पवार डर रहे हैं? क्या नीतीश डर रहे हैं? क्या ममता डर रही है? जिनको डरना था वो मर गए, डर भी गए और मर भी गए। अजित पवार डर गए, केसीआर डर गए, जगन रेड्डी डर गए, जो डर गए वो ऑलरेडी डर गए। अब जो बचे हैं वो निडर है, वो भी बेशरम हो गए। जेल में भी डालोगे तो बघेल बार बार कहता है मैं तो जेल ही जाना चाहता हूं, मुझे डाल दो जेल में, अभी डाल दो जेल में। मैंने कहा ना आपको, जेल में जाने के बाद ये हीरो बन के निकलेंगे, क्योंकि लोगों का परसेप्शन बदला है। क्या राहुल गांधी को सजा होने के बाद राहुल का ग्राफ नहीं उठा? क्या राहुल की मेंबरशिप खत्म होने के बाद क्या राहुल का ग्राफ नहीं उठा? क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इनसे डर रहे हैं, इसलिए जेल में डाल रहे हैं। तो जी, ऑप्शन नहीं है, और इन 5 राज्यों में गारंटी नहीं है। टाइगर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, राजस्थान 40-60 का रेशो है।
टाइगर 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 एक मिनट, क्योंकि आप हमेशा कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान, तो राजस्थान से लौट के रायपुर, रायपुर से लौट के हैदराबाद, मुझे लगता है कि जितना टूर आप करते हैं शायद ही मेरी जानकारी में कोई मैंने अभी तक पत्रकार नहीं देखा। तो अगर आप चारों पांचों राज्य में जा रहे, चलिए मिजोरम आप नहीं जा रहे, लेकिन मिजोरम की तो ऐसी तैसी इसलिए मुझे लग रही है भाजपा की हो गई क्योंकि मणिपुर मिजोरम सटा हुआ है, कुकी बाहुल क्षेत्र है, कुकी इनसे नाराज हैं, एथनिक वायलेंस को लेके जो जिस तरह के दंगे हमने देखे, महिलाओं का चीर हरण देखा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिजोरम। तो मिजोरम की तो हम टॉपिक ही बंद कर दे रहे हैं। तो मिजोरम को मैं डिस्कस ही, मिजोरम अगर बीजेपी जीत जाए तो मोदी जी के 2014 से जीत से बड़ी जीत होगी वो, भले ही राज्य छोटा हो, चमत्कार होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, टाइगर एक मिनट में क्या होने जा रहा है? बीजेपी कहां खड़ी है? तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है वहां पे। तेलंगाना में तेल निकल गया, तेल निकल गया, तेलंगाना में है ही नहीं। आप छोड़ दीजिए इसको, पैसा देके रैली बड़ी कर सकते हो, वो कैमरे एंगल दिखा दिखा के लोगों को दिखा सकते हो, खाली चेयर। मतलब आपका ये कहना है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, तेलंगाना में आप ये कह रहे हैं कि हैदराबाद के चारों तरफ अब जो लड़ाई है, जो पहले बीजेपी वर्सेस बीआरएस थी, केसीआर की पार्टी, वो अब बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है। बीआरएस वर्सेस कांग्रेस ही है वहां पे, बीजेपी नहीं के बराबर है। नहीं, प्रोजेक्शन की बात बीआरएस पहले हाँ, तो अब बीआरएस को अपनी सत्ता बचानी है कांग्रेसियों से, तो वहां कांग्रेस का थोड़ा वोट बैंक बढ़ सकता है जिस हिसाब से। बीजेपी सीन में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी सीन में नहीं है, वहां प्लेयर नहीं है। चलिए छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ में आइए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी पूरी कांग्रेस के पेरोल पे है, वहां नेता नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास नेता नहीं है, बीजेपी नेता गिनवा दे कौन है। अमित शाह खुद के लिए वोट थोड़ी मांग रहे हैं वहां पे, वो गांधीनगर नहीं है अपने लिए वोट मांगने के लिए, वो छत्तीसगढ़ है। मतलब आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं? आप चुनौती दे रहे हैं कि 5 नेता गिना दे बीजेपी वहां छत्तीसगढ़ में, आप ये कहना चाह रहे हैं? जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो व्हाट डू यू सी इन छत्तीसगढ़? 15 साल के सत्ता में भाजपा ने इतना करप्शन किया यहाँ पे कि वहां हर नेता के नीचे रेले है और हर एक की फाइल उसके पास है, बघेल के पास है। बघेल को ईडी का डर, तो लोकल नेताओं को बघेल के सीबीसीआईडी का डर। ये चेकमेट है। आज कर्नाटक में एक आयोग स्थापित हुआ ना 40% के लिए। अब भ्रष्टाचार की कहानी आएगी तो क्या मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेगी बीजेपी? तो छत्तीसगढ़ की बात है। मध्य प्रदेश में ये जो सरकार तोड़ के सरकार बनाई जी, इसकी नाराजगी, बाहर के लोग जो बीजेपी में आए उनको तवज्जो दी जा रही, इसकी भयावह नाराजगी। वहां बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ साथ लड़ रही है। वहां बीजेपी को दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक मिनट, क्या शिवराज सिंह चौहान, अगर हम पिछले 20 साल देखें, अगर 1-2 साल हम निकाल दें कमलनाथ के किसी के, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक छत्र राज्य शिवराज सिंह चौहान का रहा है। क्या हम ये माने कि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बहुत नाजुक है, उनसे लोग ऊब चुके हैं, उनसे लोग नाराज हैं, और अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितना डेंट पेंट कर ले, दूल्हा अब घोड़ी पे बैठ के 4 कदम नहीं चल सकता, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आईसीयू में है, चलने की बात नहीं है। वहां बीजेपी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लड़ना पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ लड़ना पड़ रहा है। दूसरी बात, पिछली बार कांग्रेस डिवाइड होते हुए भी सरकार में आ गई। भले ही मत प्रतिशत 1% कम कांग्रेस के पास था, बीजेपी के पास 41% था। उसके बाद बीजेपी सत्ता से नहीं आई क्योंकि सीट कन्वर्जन नहीं हो पाया। इस बार कांग्रेस बहुत जरूरत से ज्यादा यूनाइटेड है। कर्नाटक में डिवाइडेड कांग्रेस जैसी यूनाइट होकर लड़ी और सत्ता में आई। मध्य प्रदेश आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे कहा कि कर्नाटक मध्य प्रदेश में रिपीट होगा। मैंने बोला इसका मतलब 60 सीटें आएगी। मैंने 60 सीटें आएगी। 50-50 लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में? 50% हार, 50% जीत, 40-60। ये क्या कह रहे हैं आप? 40 बीजेपी, 60 कांग्रेस।
और जिम्मेदारी के साथ सिंपल कह सी रहे हैं। बात है दीपक भाई, सिंपल सी बात है। बैरोमीटर क्या है? 39 सीटों पे उम्मीदवार डिक्लेयर किए, जो सीटें बीजेपी ने बहुत पिछले 3 चुनाव से जीती नहीं थी, उस पे 39 पे किए। और जो बीजेपी है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के मुट्ठी में है, वहां इतना विद्रोह हुआ कि 6 से 7, 8, 9 टिकट आपको अब चेंज करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब लोकल लोगों के सामने आपको घुटना टेकने पड़ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को। ये विद्रोह क्यों? ये ताकत क्यों आई विद्रोह करने की? क्योंकि उन्होंने देखा कि पार्टी डुबा दी है इन लोगों ने, ये बाहर के लोग ला ला के। यानी मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा, हालांकि जितने सर्वे है हमने इस पर वीडियो भी बनाया है, मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। जब चावल देखते हम तो पूरा चावल दबा के नहीं देखते, एक दाना दबा के देखते चावल बना कि नहीं बना। ग्वालियर की मेयर की सीट 52 साल बाद कांग्रेस जीती है, 52 साल बाद। ऐसा क्या हो गया कि 52 साल जहां एक छत्र राज था बीजेपी का, वहां कांग्रेस आ गई? क्योंकि बीजेपी की ने कैडर ने ही साथ नहीं दिया, क्योंकि ये महाराज के लोग बाहर से आए। ये लोग कितने भी बीजेपी इनको अपना केंद्रीय सरकार कहे, केंद्रीय नेतृत्व कहे कि ये अपने हैं, मध्य प्रदेश के लोग इनको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और शायद एक चीज ये भी लोग कह रहे हैं कि जो अमित शाह ने कहा कि इस बार हम दूसरे राज्यों से बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस बार ट्रेन करेंगे। मेरे ख्याल बीजेपी के विधायक बाहर से इसलिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां से भी, क्योंकि काडर वहां नाराज है। तो ये तो आपने मध्य प्रदेश में कहा, आपने कहा हिंदी में कहावत है कि गांव से बारात कभी भारी नहीं होती। जो बारात गांव आती है वो उसका बड़ा स्वागत होता है, उसका नाक ऊंची होती है। लड़के की बारात, भाई लड़का आया है, दूल्हा आया है। लेकिन जब झगड़े होते तो गांव वाले पीट पीट के मार के भेजते हैं, क्योंकि गांव की तादाद बड़ी होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि गांव से बारात भारी नहीं होती, हमेशा कमजोरी रहती है। तो ये जो बाराती बाहर से आ रहे हैं, ये गांव से कमजोरी होंगे। चलिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, मैं दोस्तों के लिए रिकैप कर देता हूं जो दोस्त देख रहे हैं हमारे। टाइगर ने कहा कि वो तो मैंने ही कह दिया था कि मिजोरम को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि मणिपुर की लगातार हो रही वायलेंस, महिलाओं बेटियों के चीरहरण के बाद जिस तरह से मणिपुर में वायलेंस हुई, उसका पहला नतीजा हमको मिजोरम से मिलेगा। तो मिजोरम की तो मैंने किताब ही बंद कर दी और मुझे लगता है मोदी शायद जा भी ना पाए मिजोरम इस बार चुनाव में। तो मिजोरम का क्वेश्चन नहीं। अब छत्तीसगढ़ में टाइगर ने कहा कि भाई बहुत खराब स्थिति है वहां, तो बीजेपी के पास 5 नेता नहीं है। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं 60-40, 60% चांसेस जीतने के कांग्रेस के हैं, 40% आप कह रहे हैं चांसेस जीतने के बीजेपी के, और आपने कारण बताया। नाउ द लास्ट स्टेट, 5वां स्टेट राजस्थान, यहां क्या दिख रहा है, फीडबैक क्या है? राजस्थान में वसुंधरा के बगैर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, ये फैक्ट नहीं आ सकती। और आपने वसुंधरा को अभी डिक्लेयर नहीं किया। आपने कहा कि 4 बड़े नेता 4 डायरेक्शन में काम करेंगे। तो आप इमेजिन करिए, एक 4 पहिए की गाड़ी है और वो हर पहिया अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं समझ गया। आपने कहा कि 5 राज्यों में 3 में तो बहुत ही हालत खराब है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी की, और 2 राज्यों में भी चांसेस कम है जीतने के, यानी 5 में से 5 राज्य भी जा सकते हैं, 5 स्टेट्स में। इसका मतलब मोदी जी को लग रहा है कि अगर ये 5 राज्य हार गए, और जैसा टाइगर आपने कहा इसमें हम हिमाचल जोड़ दें, कर्नाटक जोड़ दें, तो लगातार 7 स्टेट अगर आप हार जाएंगे तो आप 2024 का फाइनल किस चेहरे के साथ खेलेंगे, किस मुंह से आप लोगों के पास जाएंगे, ये डर है मोदी जी का। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं भाई, 5 राज्यों में आप चुनाव कर आइए, मैं गारंटी आपको देता हूं। चाणक्य कह रहा है कि कम से कम 2 तो जीत के दे दूंगा। तो चाणक्य चाहते हैं कि साहब सेमीफाइनल हो ये 5 राज्यों का, मोदी जी चाहते हैं कि सेमीफाइनल स्किप कर दे, सीधे फाइनल हो जाए, यानी लोकसभा का चुनाव भी हो और इन 5 राज्यों का चुनाव भी हो जाए। शायद मोदी जी ये चाहते हैं। मैं कह रहा हूं टाइगर, अगर ऐसी स्थिति है कि जहां मोदी जी की धड़कनें खुद बढ़ रही है, जिस कॉन्फिडेंस को मोदी जी ने पूरे देश को बेचा कि साहब बड़ा कॉन्फिडेंट लीडर है, ट्रंप भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ उस कॉन्फिडेंस से मोदी जी से, आज मोदी जी को ही अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं। इसका मतलब हम क्या माने कि सत्ता 2024 की मोदी जी के हाथ से फिसल रही है, और शायद अमित शाह को लगता है कि फिसलने नहीं देंगे। अमित शाह कॉन्फिडेंट है, मोदी कॉन्फिडेंट नहीं है।
सवाल यह है कि अमित शाह कितने भी कॉन्फिडेंट है तो अमित शाह के रिजल्ट्स क्या थे? क्या कर्नाटक में अमित शाह ने मेहनत नहीं की थी? इसका मतलब क्या बंगाल में तो अमित शाह बहुत मेहनत कर रहे थे कि ममता के हाथ से बंगाल लेना? 18 लोकसभा सीटें थी, करीब करीब आपके पास इतने लोग थे विधायक, उसको यदि विधायकों में टर्न आउट करते तो आपको 50-60 में सरकार बन जाती आपकी। आपने 32 लोग तोड़े थे, वहां से 34 लोग तोड़े थे एमएलए। क्या फेवरेबल पोजीशन नहीं थी, मुझे बताइए आप, बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ने की? लेकिन हुआ क्या, ममता ने पहले से ज्यादा सीटें जीती और सरकार बनाई। ऐसा क्यों हुआ? हिमाचल में विद्रोह क्यों नहीं दबा पाए आप? कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने कहा मुझे 90 गालियां दी, ये बोला, बजरंग दली का नाम लिया, कौन से ऐसे रास्ते, कौन सा ऐसा शस्त्र है जो यूज नहीं किया? उसके बाद क्यों हारे? क्योंकि लोग अब राज्यों में, लोग अब एंटी इनकम्बेंसी का फेस मोदी जी को भी करना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी आप कब तक मन की बात करोगे? डिलीवरी कहाँ है? आपने 4-5 लाख लोगों को, आपने बोला 4.5 लाख लोगों को मैंने नौकरी दी, आप तो साहब 5 करोड़ को देने वाले थे, ऊंट के मुंह में जीरा आ गया। कहां, किसको किसको बता रहे हैं आप? आपने कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 6,000 रुपए की भीख देके। आप कहते हैं विश्व में मेरा मान है, रुपए की कीमत गिर के। लोग सवाल पूछते हैं। आज लोगों के घर में खाना जब बनता है, लोगों को पता है वो कैसा बजट घर का महीने का चलाते हैं। महंगाई की मार इतनी पड़ी है। आरबीआई के डायरेक्टर कहते हैं कि महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं हो सकती, अभी भी कंट्रोल के बाहर है। तब आप बताते हो कि मूडीज क्या कहता है, इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि आने वाला भविष्य। अरे आज आप वर्तमान में 2023 में हम कल कैसी रोटी खाएंगे ये बताओ महामहिम। आप 2047 में भारत स्वर्णिम होगा ये छोड़ दीजिए, सपने मत भेजिए। अब वर्तमान में तो हमारी रोटी, हमारी थाली भर जी। दीजिए। सवाल ये है, तो वर्तमान पे वोटिंग हो रहा है अभी। क्या मोदी जी को यह भी लग रहा है कि ये 5 राज्य अगर हम हार गए या 5 में से 4 हार गए तो बीजेपी के अंदर जो बागी लोग बैठे हैं, वरुण गांधी हैं, उसमें मेनका गांधी हैं, उसमें गडकरी जी हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं, एक बहुत लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है। राजीव प्रताप रूडी भी हो सकते हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी हो सकते हैं, उसमें शाहनवाज हुसैन भी हो सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं है डर के मारे लेकिन नाराज है, और कुछ लोग कहते हैं मौके की तलाश में। आपको लगता है कि ये 5 राज्य मोदी के हाथ से निकले तो 24 के चुनाव से पहले ही बगावत जैसी स्थिति होगी? बिल्कुल होगी। उसका कारण है अडवाणी जी। आपने तो अभी नाम गिनाए, मैं तो एक भी नाम नहीं लूंगा, बगावत कौन कर सकता है? जब अडवाणी जी लगातार 2 बार हारे यूपीए के सामने, तो जो अडवाणी जी के खास थे उन्होंने ही पहले पत्थर फेंके। पार्टी हमेशा उगते हुए सूरज को नमस्ते करती है, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती है कि जाओ घर जाओ, आप हो गया काम। क्या आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल सकती? मोदी तो एक घोड़ा घोड़ा है थक उनके लिए रथ पे। घोड़ा थक गया तो घोड़ा बदल देंगे। और घोड़े की थकावट चुनाव के नतीजे बताती है, उसका बैरोमीटर मतलब चुनाव के नतीजे। क्या आरएसएस इतनी इतनी बेरुखी रखेगी मोदी जी से, इतनी बेरहम हो जाएगी? आरएसएस को किसी से लेना देना नहीं दीपक भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी का सगा नहीं है, वो एक गोल लेके चल रहे हैं। उन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, उन्हें लगातार हिंदुत्व का एजेंडा चलाना है, उन्हें जो अपना एजेंडा है वो चलाना है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यही संघ अडवाणी जी के पीछे खड़ा था, मतलब यही आपका संघ कहना मोदी है जी कि के पीछे खड़ा अडवाणी है। हो चाहे ये संघ मोदी आगे हो, वाले समय में किसी के भी पीछे खड़ा हो सकता है। मतलब बहुत मोदी पहले और मुझे, गडकरी किसी का मायने नहीं कोई? कोई मायने नहीं। गडकरी जी के भी कोई सगे नहीं। कल गडकरी थक गए, गडकरी जी आ गए और गडकरी जी चुनाव हार गए तो क्या उनका क्या करेंगे? घर बैठिए, दूसरा ले आइए। फाइनल बीजेपी कमेंट जी। सत्ता पाने के लिए बीजेपी एक इंस्ट्रूमेंट है संघ के लिए। इंस्ट्रूमेंट। संघ बीजेपी के पीठ पे चढ़ के बैठ के सत्ता के सिंहासन पे जाती है।
लास्ट क्वेश्चन मैं वाइंड अप कर रहा हूं। क्या मोदी जहां 2019 पे खड़े थे जिस मंच पर, और जहां 2014 में खड़े थे और जीत कर आए थे, और फिर उन्होंने 2019 में अपनी संख्या को बढ़ा लिया था, बहुमत को प्रचंड बहुमत में बदल दिया था, 2024 और 2019 के मोदी में काफी फर्क आ गया है। मोदी उतने ताकतवर नहीं रहे। 2019 में भी मोदी जी वीक विकेट पे थे, इसलिए पुलवामा होने दिया गया, यदि मैं सतपाल मलिक की बात को सही मानूं तो। और फिर एयर स्ट्राइक का, राष्ट्रवाद का तड़का देके आप सत्ता में आए। यदि ये पुलवामा का लफड़ा ही नहीं होता और ये राष्ट्र स्ट्राइक नहीं होता तो मोदी जी अपोजिशन होती यूनाइटेड, 205 210 अपोजिशन यूनाइटेड नहीं होती। तो आज तो मोदी जी 2019 से भी ज्यादा वीक पोजीशन पे से। ये जो इंडिया अलायंस है जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, लालू भी आ गए हैं, उद्धव, शरद, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और धीरे धीरे अपोजिशन को भी लग रहा है कि चलो भाई ये जो एक साथ हम इकट्ठे आ गए, कुछ ताकत तो आई, वरना अकेले लड़ते तो सभी जो है इस वक्त ईडी के जरिए कहीं ना कहीं जेल में बंद होते। तो अपोजिशन में जो ताकत आई, अपोजिशन जो यूनाइट हो रहा है, उसके साथ एक बड़ा वोट शेयर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मायावती जैसे उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं और नीतीश वहां से लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बदल सकती है। आपको लगता है कि फाइट इज गोइंग टू बी टफ? इंडिया एक तरफ जिसके पास एक बड़ा वोट शेयर है, वेरी वेरी टफ। इट्स अ डू और डाई फॉर बोथ दी पार्टीज, एनडीए एज वेल एज इंडिया। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। इसका मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब है करो या मरो, करो या मरो। जी टाइगर, आप आए और आपने आज जिस रोशनी डाली कि भाई मोदी की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं, या मोदी पहली बार हमको 9 साल, भले वो बाइडेन का स्वागत करने जा रहे हैं 9 सितंबर को, भले ही वो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज सही है कि उनकी धड़कनें बड़ी होंगी। धड़कनें बाइडेन से हाथ मिलाने से नहीं बढ़ रही हैं। बाइडेन से हाथ मिलाने के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव का सामना करना है मोदी उसको लेके चिंतित है। मोदी इसको लेके चिंतित हैं कि क्या वो अगली G20 के समिट में अगले साल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या मेजबान फिर से मेहमान बन पाएगा, 24 में शपथ हो पाएगी, ऐसे बहुत से सवाल हैं। सवाल ये है गिरती हुई साख, जी मोदी जी किसका स्वागत करते हैं ये मायना नहीं है, क्या जनता मोदी जी का स्वागत 2024 में करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मोदी जी चाहे शी जिनपिंग का स्वागत करें, चाहे बाइडेन का स्वागत करें, टाइगर करें, उसके मायने नहीं कि मोदी किसका स्वागत करते हैं। मोदी का देश की जनता स्वागत करेगी कि नहीं, ये एक बिग सवाल है, बड़ा सवाल है। टाइगर आप आए, आपने रोशनी डाली और फाइनल कमेंट्स भी आज आपने समअप भी आपने ही कर दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जो जिस हिम्मत के साथ आप चीजों को रखते हैं और जिस आसानी से आप चीजों को समझाते हैं, आज की तारीख में, आज के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, ये बहुत नामुमकिन सी चीज लगती है मुझे। तो टाइगर है तो मुमकिन है, आप आए, आपने चीजों को रखा सामने। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।